रात का वक्त था। विध्वंस सितारा के साथ वॉशरूम में था और उसको नहला रहा था, क्योंकि वो किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहता था। सितारा शावर के नीचे खड़ी थी और उसके शरीर पर पानी गिर रहा था। उसने मस्ती करते करते विध्वंस को भी आधा भींगा दिया था। विध्वंस, बच्चा आपने मुझे क्यों भींगाया? सितारा मासूम सी शक्ल बनाकर कहती है, क्योंकि मुझे आपके साथ नहाना है। सितारा की हरकतें देख विध्वंस को उस पर बहुत प्यार आ रहा था, लेकिन उसने खुद को कंट्रोल करके रखा था कि कहीं वो सितारा को नुकसान न पहुंचा दे। कुछ देर में विध्वंस सितारा को बाथरूम पहनाकर गोद में उठा वॉशरूम से बाहर आ उसको आराम से बेड में बैठा देता है। फिर उसके कपड़े लेने जाते हैं तो सितारा कहती है, हब्बी मुझे आपकी शर्ट पहननी है, मुझे उसमें ही नींद आती है। विध्वंस मुस्कुराकर ना में सर हिलाता है और खुद पहले कपड़े चेंज करता है और फिर अपनी एक वाइट कलर की शर्ट लेकर आता है जो सितारा हमेशा पहन लेती है। विध्वंस ने इस वक्त सिर्फ ट्राउज़र पहन रखा था, ऊपर टी शर्ट नहीं पहना था क्योंकि उसको टी शर्ट में नींद नहीं आती है। जब वो सितारा के पास आ उसको शर्ट पहनाने लगता है तो सितारा उसका हाथ पकड़ लेती है। जब विध्वंस सितारा की तरफ देखता है तो वो आंखों से कुछ कहती है तो विध्वंस की भौवें तन जाती है और वो एक आईब्राव उठाकर कहता है, बिल्कुल नहीं, इस हालत में तुम्हें वो सब करना है। सितारा मासूम सी शक्ल बनाकर कहती है, हाँ करना है, मेरा मन कर रहा है। करते हैं ना, प्लीज हब्बी। विध्वंस, बिल्कुल नहीं, चुपचाप कपड़े पहनो और सो जाओ। खुशी रोनी शक्ल बनाकर कहती है, नहीं, मुझे करना है, प्लीज ना हब्बी, करते हैं, प्लीज सिर्फ एक बार। विध्वंस थोड़े सख्त होकर कहता है, आजकल तुम बहुत जिद्दी हो जा रही हो, और ये क्या लगा रखा है, करना है करना है, तुम्हें शर्म नहीं आ रही ऐसे बोलते हुए? सितारा क्यूट सा फेस बनाकर कहती है, नहीं आ रहा, आप मेरे क्यूट हब्बी हो ना। विध्वंस, सितारा जिद मत करो, चुपचाप सो जाओ। सितारा जिद करते हुए कहती है, नहीं मुझे करना है, करना है। विध्वंस थोड़ा गुस्से में तेज आवाज के साथ कहता है, एक बात तुम्हें समझ नहीं आती है, बोला ना चुपचाप सो जाओ। विध्वंस का गुस्सा देख सितारा अंदर तक सहम जाती है, उसकी आंखें नम हो जाती है और वो नम आंखों से कहती है, मुझे पता है आप मेरे साथ वो सब क्यों नहीं करना चाहते हैं। विध्वंस एक आईब्राव उठाकर कहता है, क्यों नहीं करना चाहता? सितारा, क्योंकि आपको लगता है मेरे पेट में जो छोटा बेबी है वो आपका नहीं है, इसीलिए आपने एबॉर्शन के लिए बोला था। सितारा ये सब बोलते हुए सिसक रही थी और विध्वंस तो सितारा की बातें सुनकर ही शॉक्ड हो गया था कि सितारा के दिमाग में ये सब भी आ सकता है। विध्वंस कुछ बोलता उससे पहले ही सितारा बोलती है, आई स्वर ये बेबी आपका ही है, आप इसके पापा हो। मैं सिर्फ उनके वीरेंद्र के साथ सोई थी, हमारे बीच कुछ नहीं हुआ था सच्ची। अब आप मुझसे प्यार नहीं करते क्योंकि कोई भी हस्बैंड ऐसी लड़की के साथ नहीं रहेगा जो शादी के पहले किसी और के साथ सो चुकी है। लाउडली क्राइंग। ये सब बोलते हुए सितारा बहुत रो रही थी। विध्वंस को अब अपने ऊपर गुस्सा आ रहा है कि उसने सितारा को मना क्यों किया। उसको सितारा को नहीं डांटना चाहिए था। सितारा आगे कुछ कहती उससे पहले ही विध्वंस उसको कमर से पकड़ अपनी गोद में बैठा लेता है और उसके बाथरूम को उसके शरीर से अलग कर देता है। इस वक्त सितारा के शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। विध्वंस सितारा के चेहरे से नीचे नहीं देख रहा था क्योंकि उसको पता था कि वो अगर सितारा को इस हालत में देखेगा तो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाएगा और कहीं वो सितारा को हट ना कर दे। विध्वंस सितारा का चेहरा अपने तरफ करता है और उसके नर्म होंठ पर अपने होंठ रख देता है। सितारा को किश करने नहीं आता था, इसीलिए वो बस विध्वंस के होंठों को अपने होंठों से छुआकर पीछे होने लगती है, लेकिन विध्वंस सितारा के सर के पीछे हाथ रख उसे खुद से चिपका लेता है और उसके होंठों को चूमने लगता है। सितारा का शरीर जब विध्वंस के शरीर से टच हो रहा था तो उसको एक अलग ही एहसास हो रहा था। उससे और कंट्रोल नहीं होता तो वो सितारा को वैसे ही चूमते हुए बेड में लेट जाता है। सितारा विध्वंस के नीचे थी। विध्वंस सितारा को चूमते हुए नीचे जाने लगता है और उसके पेट को चूमता है। सितारा की सिसकियां निकलने लगती है जिससे विध्वंस और अपना कंट्रोल खो देता है। वो सितारा को धीरे धीरे प्यार करता है जिससे उसको जरा भी तकलीफ नहीं हो। इनका प्यार 2 घंटे तक चलता है और सितारा थककर विध्वंस की बाहों में ही लेट जाती है तो विध्वंस कहता है, बेटू कहीं दर्द हो रहा है क्या? सितारा, नहीं हब्बी। विध्वंस सितारा के बालों में हाथ फेरते हुए कहता है, बच्चा आज आपने जो कहा वो दोबारा कभी मत कहना, ओके?
क्योंकि मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। सितारा अपनी क्यूट वॉइस में कहती है। ओके हब्बी, लेकिन आप हर रात मुझे ऐसे। वेदिका, सोच रही हूँ, एक ही पल में कितनी सारी खुशियाँ दे दी भगवान ने मेरी झोली में। डर लगता है जितनी जल्दी ये सारी खुशियाँ मुझे मिली है उतनी ही जल्दी मुझसे दूर ना हो जाए। वीरेन वेदिका के गले को चूमकर कहता है, कुछ दूर नहीं होगा, अब से तुम्हारे लाइफ में ये खुशियाँ परमानेंट है। वीरेन के किस करने से वेदिका की बॉडी में कर्क दौड़ने लगता है, उसको एक अलग ही एहसास होता है। ओपन माउथ स्माइल। वीरेन वेदिका को गोद में उठा रूम में लेकर आता है और बेड पर लेटा देता है और लाइट बंद कर उसको पकड़कर सो जाता है। वीरेन ने कुछ नहीं किया ये सोचकर वेदिका के दिल में उसके लिए इज्जत और भी बढ़ जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी अभी इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए तैयार नहीं थी और वीरेन ने उसके मन की बात जान ली। ये सब सोचते सोचते उसके होंठों पर एक प्यारी स्माइल आ जाती है। फिर वो भी वीरेन को गले लगा सो जाती है। अगली सुबह सब विध्वंस उठता है तो देखता है सितारा उसके ऊपर बच्चों की तरह लिपट कर सोई थी, जिसे देख विध्वंस के चेहरे पर अनायास ही मुस्कान आ जाती है। फिर कुछ सोचकर उसकी मुस्कान पल में गायब हो जाती है और उसके आंखों में दुनिया जहां का गुस्सा नजर आ रहा था। वो धीरे से सितारा को साइड में सुलाता है और फिर जिम करने चला जाता है। जब तक विध्वंस जिम करके आता है तब तक सितारा भी सोकर उठ जाती है और बेड पर बैठी रहती है। विध्वंस मुस्कुराकर सितारा के पास जा उसके गालों को प्यार से चूमकर कहता है, उठ गया मेरा बच्चा। सितारा हाँ में सर हिलाती है तो विध्वंस कहता है, चलो नहाने। सितारा ना में सर हिला विध्वंस की तरफ अपने बाहें फैला देती है तो वो ना में सर हिला सितारा को गोद में उठा वॉशरूम में चला जाता है। सितारा पानी में खेलने में बिजी थी और विध्वंस उसके बचकानी हरकत देख मन में कहता है, मुझे भी एक बच्ची से ही मोहब्बत हुई है। बेपनाह मोहब्बत। कौन कह सकता है इसको देखकर कि ये माँ बनने वाली है। इसको खुद मुझे माँ की तरह संभालना पड़ता है। तुम मेरी जान बन गई हो बच्चा। मैं तुम पर एक खरोंच भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। कल तुमने जो कहा, एक पल के लिए तो मेरी धड़कनें ही रुक गई थी। अगर ये बच्चा मेरा नहीं भी होता तो भी मैं इसको अपना लेता, क्योंकि वो तुम्हारा बच्चा है। मैं तुम्हें और अपने बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगा। विध्वंस सितारा के पेट पर हाथ फेरता है तो सितारा कहती है, क्या कर रहे हो हब्बी। विध्वंस मुस्कुराकर कहता है, अपने बच्चे को महसूस कर रहा हूँ। साथ में नहाने के बाद विध्वंस सितारा को टॉवल लपेटता है और खुद भी अपने कमर के चारों तरफ टॉवल लपेट वॉशरूम से बाहर आता है। कोई ये मत कहना साथ में कैसे नहा सकते हैं। ये दोनों लवी डवी कपल है तो साथ में नहा सकते हैं और एक प्रेग्नेंट लेडी को अच्छे केयर की भी जरूरत होती है। विध्वंस सितारा को कपड़े पहनाता है और खुद भी कपड़े पहनने चला जाता है। कपड़े पहनते वक्त भी सितारा विध्वंस को बहुत परेशान कर रही थी, उसके बाल बिगाड़ रही थी। कभी कह रही थी ये कपड़े नहीं पहनने। आखिर में एक कपड़े के लिए सितारा ने हाँ कह दिया। सितारा ने शॉर्ट्स और एक लूज टी शर्ट पहन रखा था जिसमें वो बहुत प्यारी लग रही थी। विध्वंस ने भी सारा ऑफिस का काम घर से करने का डिसाइड किया, क्योंकि वो सितारा को ऐसी हालत में छोड़कर नहीं जाना चाहता था। विध्वंस को घर में रहना था, इसीलिए उसने ट्राउजर और टी शर्ट पहन रखा था। कुछ ही देर में दोनों सीढ़ियों से उतर नीचे आते हैं। वेदिका ने ब्रेकफास्ट बना दिया था और सितारा के लिए दलिया बनाया था, जिसे देख उसका मुंह बन गया। वो क्यूट सा फेस बना वेदिका की तरफ देखकर कहती है, भाभी मुझे ये नहीं खाना। वेदिका कुछ कहती उससे पहले ही विध्वंस अपने कोर वॉइस में कहता है, अब से 9 महीने तक तुम्हें यही खाना होगा। बेबी चाहिए था ना तुम्हें, तो हेल्दी फूड खाओ जिससे बेबी भी हेल्दी रहेगा। सितारा मुंह बना लेती है, हालांकि उसका ये दलिया खाने का मन तो बिल्कुल नहीं था, लेकिन अब उसको अपना बच्चा चाहिए था तो ये सब तो खाना ही पड़ेगा। विध्वंस उसको अपने हाथों से खिला रहा था। वीरेन, तू ये घर के कपड़ों में है, ऑफिस नहीं जाएगा क्या? विध्वंस सितारा को खिलाते हुए कहता है, नहीं, अब से सितारा की डिलीवरी तक मैं घर से ही काम करूंगा। वीरेन सिर्फ हम कहता है। तो विध्वंस वेदिका और वीरेन की तरफ देखकर कहता है, तुम दोनों मेरे स्टडी रूम में आ जाना, बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है, खासकर तुमसे वेदिका। वो दोनों हाँ में सर हिला देते हैं। सितारा को खिलाते हुए विध्वंस भी खा रहा था। उसकी प्यारी बीवी फीका खाना खाएगी तो वो कैसे चटपटा खाना खा सकता है। वैसे भी विध्वंस शुरू से ऐसे ही खाना खाता है। जब विध्वंस फिर चम्मच में दलिया ले सितारा को खिलाने लगता है तो सितारा उसका हाथ पकड़ लेती है और क्यूट सा फेस बनाकर कहती है, हब्बी
अब नहीं खाना। विध्वंस उसको पानी पिलाकर गोद में उठाता है और रूम में ले जाता है। उन दोनों को ऐसे देख वीरेन के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल थी तो वेदिका पूछती है, आप स्माइल क्यों कर रहे हैं? वीरेन, मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी सितारा को विध्वंस जैसा हस्बैंड मिला जो उससे इतना प्यार करता है। वीरेन की बात सुन वेदिका के चेहरे पर भी स्माइल आ जाती है। फिर वीरेन उठकर स्टडी रूम में चला जाता है और वेदिका भी सब साफ करने में मैट की हेल्प कर रही थी। कुछ देर में सब साफ सफाई कर वो भी स्टडी रूम में चली जाती है जहां वीरेन पहले से था। वो दोनों बैठे बातें करते रहते हैं तभी विध्वंस आकर अपनी जगह पर बैठ जाता है तो वीरेन कहता है, भाई इतना टाइम कहाँ लगा दिया? विध्वंस सितारा को मेडिसिन खिलाकर सुला रहा था। वेदिका, तुम्हें क्या बात करनी थी हमसे? विध्वंस बिना किसी एक्सप्रेशन के कहता है, मुझे सितारा के बारे बात करनी थी। सितारा का नाम सुन वेदिका और वीरेन एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं तो विध्वंस फिर कहता है, कल रात सितारा ने कहा कि मैं उसका एबॉर्शन इसीलिए करवाना चाहता हूँ कि मुझे लगता है वो मेरा बेबी नहीं है। वेदिका और वीरेन शॉक्ड होकर विध्वंस को देखते हैं। वीरेन, क्या उसके दिमाग में ये सारी बातें आई कैसे? विध्वंस, पता नहीं, अपने बालों में हाथ फेरकर कल तो वो इंटीमेट होने के लिए जिद कर रही थी। वीरेन चीखकर कहता है, क्या वो प्रेग्नेंट है? तूने कुछ किया नहीं ना? अगर बच्चे को कुछ हो जाता तो? विध्वंस और वेदिका उसकी शक्ल देख रहे थे जैसे वो किसी बेवकूफ को देख रहे हैं। विध्वंस कहता है, इसका इंडियन टिपिकल भाई वाला मोड चालू हो गया। विध्वंस की बात सुन वेदिका को हंसी आ जाता है और वीरेन का मुंह बन जाता है। वो चिढ़कर कहता है, अच्छा अब बहुत हुआ, आगे बोल। विध्वंस सीरियस एक्सप्रेशन के साथ कहता है, मुझे लगता है सितारा सेक्स एडिक्टेड है। ये सुन वीरेन का दिल धक रह जाता है, उसको समझ नहीं आता वो क्या बोले। विध्वंस भी ये सब बोल नहीं पा रहा था, उसकी जबान साथ नहीं दे रही थी। वेदिका के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे जैसे उसको पता है कि ऐसा ही होने वाला था। वेदिका, ये सब उस ड्रग्स का साइड इफेक्ट है। पहले तो सितारा ने खुद के ऊपर उस ड्रग्स का असर ना हो इसीलिए खुद को काबू में रखा, लेकिन जब वो अपनी मर्जी से तुम्हारे साथ इंटीमेट हुई तो उस ड्रग्स ने असर दिखाना शुरू कर दिया। वो ड्रग्स अब भी उसके बॉडी में मौजूद है जो उसकी सेक्स की इच्छा बढ़ा रही है। विध्वंस, इसका कोई रास्ता नहीं है, सितारा ठीक नहीं होंगी। वेदिका मुस्कुराकर कहती है, वक्त के साथ ड्रग्स का असर कम हो जाएगा, लेकिन जब वो इंटीमेट होना चाहे हो जाना, वरना वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाएगी और उसकी तबीयत भी बिगड़ सकती है, फिर थोड़ा परेशान होकर या खुद को नुकसान पहुंचा ले। विध्वंस, सितारा प्रेग्नेंट है, ऐसे में उसको प्रॉब्लम हुई तो? वेदिका मुस्कुराकर कहती है, ऐसा कुछ नहीं होगा, प्रेगनेंसी में इंटीमेट होना सुरक्षित है। विध्वंस फिर कुछ सोचकर कहता है, कोई और रास्ता नहीं है क्या? वेदिका, एक रास्ता है, नींद का इंजेक्शन या पिल्स, लेकिन प्रेगनेंसी में ये बहुत हानिकारक होते हैं। विध्वंस कुछ नहीं कहता। वीरेन के दिमाग में अब भी वही चल रहा था कि सितारा सेक्स एडिक्टेड है ड्रग्स की वजह से। वीरेन गुस्से में कहता है, ये सब उस वीरेंद्र की वजह से हुआ है। अगर वो सच में मर गया है तो उसकी किस्मत बहुत अच्छी है, लेकिन अगर वो जिंदा हुआ तो मैं उसको इतनी बुरी मौत दूंगा कि उसकी रूह कांप जाएगी। वीरेन ये सब इतने गुस्से में कहता है कि उसको देख एक पल के लिए वेदिका भी डर जाती है, लेकिन विध्वंस के चेहरे पर एक डेविल स्माइल थी, जैसे उसने कुछ सोच रखा हो। रात का वक्त था, बाहर जोरों की बारिश हो रही थी, चांद काले बादलों में छिप गया था। विध्वंस और सितारा अपने कमरे में बिस्तर पर एक ही चादर में लिपटे थे। सितारा के शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था, दोनों पसीने में नहाए हुए थे। उन्हें देख कोई भी कह सकता था कि अभी उनके बीच क्या हुआ है। सितारा विध्वंस की बाहों में लेटी हुई थी, फिर वो अचानक अपनी जगह से उठकर विध्वंस के ऊपर बैठ जाती है। अचानक से ये सब होने से विध्वंस को समझने का मौका नहीं मिलता है। विध्वंस, बच्चा क्या कर रही हो? उठो मेरे ऊपर से और सो जाओ। सितारा विध्वंस के एब्स को छूते हुए कहती है। नहीं हब्बी, और करना है प्यार। विध्वंस सितारा को कमर से पकड़ पलट देता है जिससे वो सीधा बेड पर लेट जाती है और विध्वंस उसके ऊपर आकर कहता है, बेबी क्या तुम थकी नहीं? विध्वंस देख सकता था कि सितारा की हालत कितनी खराब हो रही थी। वो पूरी तरीके से पसीने से नहाई हुई थी और हल्की बेहोशी में लग रही थी, क्योंकि वो लगातार 4 घंटे से एक दूसरे को प्यार कर रहे थे और ये सब सितारा के लिए कुछ ज्यादा हो गया था।
विध्वंस को सितारा की ये हालत देख बहुत बुरा लग रहा था। वो सितारा को हट होते नहीं देख सकता था। जब सितारा उसको बार बार जिद करने लगती है तो विध्वंस उसके कान के पीछे एक नस प्रेस करता है, जिससे वो कुछ ही देर में बेहोश हो जाती है। विध्वंस हल्के से उसके होंठों को चूमकर कहता है, सॉरी बच्चा, लेकिन ये करना जरूरी था। अब तुम्हें खुद को कंट्रोल करना होगा। मैं डिलीवरी तक तुम्हारे करीब नहीं आऊंगा। मैं तुम्हें नुकसान पहुंचने नहीं दे सकता। मैं जानता हूं कि तुम जो भी कर रही हो उस ड्रग्स की वजह से हो रहा है, लेकिन फिर भी अब कंट्रोल करना होगा। फिर विध्वंस सितारा को पकड़ वैसे ही सो जाता है। अगली सुबह वीरेन सो रहा था और वेदिका उसी वक्त नहाकर आती है और अपने गीले बालों को झटकती है, जिससे पानी की बूंदें वीरेन के चेहरे पर पड़ती है और वो नींद से जाग जाता है। वीरेन प्यार से वेदिका को निहारने लगता है। वेदिका ने रेड साड़ी पहन रखी थी, उस पर लंबे भींगे बाल और चेहरे पर कोई मेकअप नहीं, फिर भी इस सादगी में वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। वीरेन उसको देखते रहता है, फिर बेड से उठ धीरे धीरे वेदिका के करीब जाता है, लेकिन वेदिका को इस बात का अंदाजा नहीं था, वो तो बाल सुखाने में बिजी थी। वीरेन पीछे से जा वेदिका को बाहों में भरकर मजाकिया लहजे में कहता है, और बीवी जी, किस पर बिजली गिराने का इरादा है? वेदिका भी उसी टोन में कहती है, और किस पर आपके ऊपर ही ना गिराऊंगी। पति देव। वीरेन वेदिका को छोड़ अपने दिल पर हाथ रख नौटंकी करते हुए कहता है, हाय, आपकी यही अदा तो जान निकाल लेती है। वीरेन की बात सुन वेदिका शर्मा के अपनी पलकें झुनका लेती है, तो वीरेन उसको अपनी तरफ कर उसके चेहरे को ऊपर करता है और बारी बारी उसकी दोनों आंखों को चूमकर कहता है, बीवी जब आप ऐसी शर्माती है ना, आपके ऊपर और भी ज्यादा प्यार आता है। वीरेन वेदिका के होंठों की तरफ बढ़ने लगता है, तभी कोई दरवाजा नॉक करता है, जिससे वीरेन का मुंह बन जाता है और देविका की हंसी छूट जाती है। वेदिका दरवाजा खोलने जाती है तो वीरेन अपने बालों में हाथ फेर धीरे से बुदबुदाता है, सब मेरे प्यार के दुश्मन हैं, कबाब में हड्डी। वेदिका दरवाजा खोलती है तो एक नौकर होता है, वो पूछने आया था कि ब्रेकफास्ट में क्या बनाए। वेदिका, तुम चलो, मैं बताती हूँ क्या बनाना है, और सितारा का ब्रेकफास्ट मैं बनाऊंगी। वेदिका नौकर के साथ चले जाती है और वीरेन भी नहाने के लिए बाथरूम में चले जाता है। वेदिका डाइनिंग टेबल पर नाश्ता लगा रही थी, तभी वीरेन भी आ उसको प्यार से गुड मॉर्निंग कहता है, जिसके बदले में वेदिका भी उसको गुड मॉर्निंग कहती है। उसी समय सितारा भी सीढ़ियों से उतरने लगती है। जल्दी जल्दी उतरने के कारण उसका पैर स्लिप करता है। तभी वेदिका और वीरेन का ध्यान उस पर जाता है और वो दोनों जोर से चीखते हैं, सितारा। वो दोनों दौड़कर सितारा के पास आते हैं। सितारा सीढ़ियों से नहीं गिरती, क्योंकि गिरने से पहले ही विध्वंस उसको कमर से पकड़ लेता है। ये सब इतनी अचानक होता है कि किसी को समझने का मौका ही नहीं मिलता, और सितारा तो बुरी तरह डर चुकी थी। वीरेन उसको गले लगाकर कहता है, बच्चा, तू ठीक है ना? सितारा अपने पेट पर हाथ रख कहता है, भैया, मेरा बेबी ठीक है ना? वीरेन हाँ बोलता है। विध्वंस सितारा को गोद में उठा हॉल में लाकर सोफे पर बैठाता है। वेदिका को थोड़ा अजीब लग रहा था कि सितारा ऐसे कैसे स्लिप कर गई। जब वो सीढ़ियों के पास देखती है तो वहाँ तेल गिरा हुआ था। वो कहती है, ये तेल यहाँ कैसे गिरा? वेदिका की बात सुन विध्वंस का गुस्सा 7वें आसमान में पहुँच जाता है। वो गुस्से में चिल्लाकर अपने नौकरों को बुलाता है। विध्वंस का गुस्सा देख सितारा सहम जाती है और वो जल्दी से वीरेन को गले लगा लेता है। सितारा की बॉडी पूरा कांप रही थी, जो वीरेन भी महसूस कर रहा था। वो प्यार से उसके सर पर हाथ फेरता है और विध्वंस का नाम पुकारता है। जब वो वीरेन की तरफ देखता है और उससे चिपकी सितारा को देखता है तो उसको एहसास होता है वो क्या कर रहा था। विध्वंस सितारा के पास जा उसके सर पर हाथ फेरता है तो वो उसकी तरफ देखती है। उसका पूरा चेहरा आंसुओं से भींगा हुआ था। सितारा की हालत देख विध्वंस को खुद पर गुस्सा आ रहा था। फिर वो बिना देर किए सितारा को वीरेन से अलग कर गोद में उठा अपने रूम की तरफ चल जाता है। विध्वंस सितारा को गोद में उठा रूम में लेकर आता है और उसको आराम से बेड पर बैठाता है। फिर रिमोट से डोर नॉक कर देता है। सितारा की आंखों में आंसू थी। वो नम आंखों से कहती है, सॉरी हब्बी। विध्वंस आगे बढ़ उसको अपने गले से लगा लेता है और बालों में हाथ फेरता है, जिससे सितारा थोड़ा शांत होती है। वो प्यार से उसके बालों पर हाथ फेरते हुए कहता है, बच्चा, अगर आज आपको कुछ हो जाता तो मैं क्या करता? मैं एक सेकंड भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकता।
सितारा विध्वंस से अलग हो सिसकते हुए कहती है, हब्बी, मेरा बेबी ठीक है ना? विध्वंस प्यार से उसके चेहरे को थाम कहता है, हाँ बेटू, हमारा बेबी बिल्कुल ठीक है। मैं तुम्हें और हमारे बेबी को कुछ नहीं होने दूंगा। विध्वंस और सितारा बात ही कर रहे थे, तभी कोई डोर नॉक करता है तो विध्वंस रिमोट से खोलता है तो देखता है वेदिका के हाथों में खाने की ट्रे है और उसके साथ वीरेन भी आया है। वो दोनों अंदर आते हैं और बेड पर बैठ जाते हैं। वीरेन प्यार से सितारा के बालों में हाथ फेरकर कहता है, और मेरी छुटकी कैसी है? सितारा मुस्कुराकर कहती है, मैं ठीक हूँ भैया। फिर ट्रे की तरफ इशारा करके, भाभी ये क्या है? वेदिका मुस्कुराकर कहती है, तुमने ब्रेकफास्ट नहीं किया, इसीलिए तुम्हारे लिए स्पेशल ब्रेकफास्ट बनाकर लाए हैं हम। सितारा ब्रेकफास्ट देखकर खुश हो जाती है। ब्रेकफास्ट में कस्टर्ड जूस सैंडविच था, जो कि देखने में ही बहुत टेस्टी लग रहा था। सितारा चहकते हुए कहती है, वाओ भाभी, ये सब मेरे लिए। वेदिका मुस्कुराकर कहती है, हाँ गुड़िया, ये सब तुम्हारे लिए। कल तुम्हें दलिया नहीं खाने का मन था और फिर भी तुमने खाया, इसीलिए मैंने सोचा कि आज अपनी डॉल के लिए कुछ स्पेशल बना दूं। सितारा खुश होकर कहती है, थैंक यू भाभी। फिर विध्वंस की तरफ देखकर, हब्बी खिलाओ ना, भुक्कू लग रहा है। विध्वंस मुस्कुराकर उसको खिलाने लगता है और सितारा भी उसको खिलाने लगती है। उन दोनों को देख वेदिका और वीरेन के चेहरे पर बहुत प्यारी स्माइल थी। ब्रेकफास्ट खिलाने के बाद विध्वंस सितारा को दवाई खिलाता है, जिसके असर से वो कुछ ही देर में सो जाती है। वेदिका, मुझे आप दोनों को कुछ बताना था। उस ड्रग्स का एंटीडोट मिल गया है और मैंने अब्रॉड से मंगा भी लिया है, शाम तक आ जाएगा। विध्वंस, इससे बेबी को तो कुछ नुकसान नहीं पहुंचेगा ना? वेदिका, नहीं, बेबी को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। वीरेन किसी ख्यालों में गुम था, तब विध्वंस कहता है, तुझे क्या हुआ? तू कहाँ खो गया? वीरेन सीरियस एक्सप्रेशन से कहता है, आज जो कुछ भी सितारा के साथ होने वाला था, पता नहीं क्यों मुझे इत्तेफाक नहीं लग रहा। ऐसा लग रहा है किसी की सोची समझी साजिश है। वेदिका, मुझे भी इत्तेफाक नहीं लग रहा, वरना सीढ़ियों में तेल कैसे गिर सकता है? वेदिका और वीरेन अपने ही सवालों में उलझे थे, लेकिन विध्वंस के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। शायद उसके दिमाग में कुछ और चल रहा था। विध्वंस अपने ख्यालों में खोया हुआ था। वीरेन विध्वंस की तरफ देखकर कहता है, तू कहाँ खो गया? विध्वंस ब्लैंक के एक्सप्रेशन के साथ कहता है, तुझे ऑफिस नहीं जाना, आज बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है। मैं नहीं जा रहा हूँ तो सब तुझे ही हैंडल करना होगा। वीरेन हम बोल वहाँ से निकल जाता है और वेदिका भी हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है। अब घर में सिर्फ विध्वंस और सितारा थे। सितारा सुकून से सो रही थी और विध्वंस उसके बगल बैठा हुआ था। उसके बालों में प्यार से हाथ फेर रहा था, जिससे सितारा के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। सितारा सरक कर एकदम विध्वंस से चिपक जाता है, जिससे विध्वंस के चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है। विध्वंस अपना फोन निकाल किसी को कॉल करता है और कहता है, तुम्हें पता है ना क्या करना है? सामने से कुछ कहा गया, जिससे विध्वंस के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ जाती है। उसका चेहरे का एक्सप्रेशन अगर सितारा देखती तो वो भी डर जाती। विध्वंस, इस बार खेलने में मजा आएगा। काश खिलाड़ी टक्कर का मिला होता, लेकिन कोई नहीं, इस लुका छिपी में भी बहुत मजा आएगा। बस इंतजार है तो चूहे के बिल से बाहर आने की। स्मर्क स्माइल विद हॉर्न्स। इतना बोल विध्वंस कॉल कट कर देता है और फिर सितारा को बाहों में लेकर वो भी सो जाता है। विध्वंस सितारा को बाहों में लेकर सो रहा था, लेकिन कुछ सेकंड बाद उसको महसूस हुआ कि उसके ऊपर कोई सो रहा है। यूं समझते देर नहीं लगी कि ये और कोई नहीं, उसकी प्यारी छोटी सी खरगोश है, जो इस वक्त सच में बहुत प्यारी लग रही थी। नकाबपोश अपने वही अंधेरे कमरे में था जहां उसने सितारा को तस्वीरों में कैद कर रखा था। उसकी बदकिस्मती कि वो सिर्फ सितारा को तस्वीरों में कैद कर सकता है, असल में नहीं। वो सितारा की तस्वीर को प्यार से छू रहा था। तभी उसका फोन बजता है। वो फोन उठाता है तो सामने से कोई शख्स डरते हुए कुछ कहता है, जिससे उस नकाबपोश का एक्सप्रेशन बहुत खतरनाक हो जाता है। वो अपने एक हाथ में पकड़ा हुआ दारू की बोतल को जोर से जमीन में पटकता है, जिससे बोतल चूर चूर हो जाता है, जिसकी आवाज़ कॉल में उस शख्स के कानों में भी जाती है। वो भी सहम जाता है। वो इस वक्त भगवान का शुक्रिया अदा कर रहा था कि इस वक्त वो उस नकाबपोश के सामने नहीं है, वरना पता नहीं वो क्या करता। नकाबपोश दांत पीसते हुए कहता है, तुमसे एक काम ढंग से नहीं हुआ।
और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी सितारा को सीढ़ियों से गिराने के बारे सोचने की? मुझे बस उसके पेट में पल रहे उस बच्चे को मारना था। अपनी जान को नुकसान पहुंचते नहीं देख सकता मैं। पाउटिंग, अब जो भी करना है करो, लेकिन ध्यान रहे मेरी जान को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, वरना मैं तुम्हें जिंदा गाड़ दूंगा। और वैसे भी भूलो मत, तुम इस वक्त यमराज के घर में हो। यूं जरा भी भनक लगी तो वो तुम्हें मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचेगा। इतना बोल वो फोन काट देता है और सितारा की तस्वीर को छूते हुए कहता है, क्यों जान क्यों गई तुम उस विध्वंस के करीब? नहीं देख सकता मैं तुम्हें उस विध्वंस के साथ। मुझसे ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कि वो विध्वंस तुम्हें छुए। तुम्हारे जिस्म पर सिर्फ मेरा हक है। तुम्हें बस मेरे बच्चे की माँ बनने का हक है, किसी और का नहीं। तुम चिंता मत करो जान, बहुत जल्द तुम मेरे पास होंगी और मैं तुम्हें फिर अपने बच्चे की माँ बनाऊंगा। ये सब बोलते हुए वो नकाबपोश किसी साइको से कम नहीं लग रहा था। उसको खुद नहीं पता था शायद कि वो धीरे धीरे मौत के करीब जा रहा था। शाम का वक्त था। सितारा अपने कमरे में बैठी डोराएमोन देख रही थी। वो क्या है ना, हमारी सितारा को डोराएमोन बहुत पसंद है क्योंकि वो मुझे भी बहुत पसंद है। ओपन माउथ स्माइल, ओपन माउथ स्माइल। वेदिका और वीरेन भी आज जल्दी आ गए थे और आज वेदिका इंजेक्शन भी लेकर आई थी जो सितारा को लगाना था, जिससे उस ड्रग्स का असर कम हो। विध्वंस का कमरा। सितारा अपना टेडी पकड़ टीवी पर डोराएमोन एंजॉय कर रही थी, साथ ही चॉकलेट भी खा रही थी। और विध्वंस उसके बगल में बैठा अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। सितारा अपनी क्यूट वॉइस में कहती है, हब्बी, डोराएमोन के पास कितना अच्छा एनीवेयर डोर है, वो कहीं भी आराम से जल्दी पहुंच जाता है। विध्वंस हम कहता है तो सितारा फिर कहती है, हब्बी, ऐसा डोर रियल में भी होता होगा ना। और डोराएमोन कितना अच्छा है, नोबिता की हमेशा हेल्प करता है और उसके पास कितना सारा गैजेट है, फिर खुश होकर कितना मज़ा आता होगा ना। नोबिता को होमवर्क भी नहीं करना पड़ता होगा। मेरे पास डोराएमोन होता तो मुझे भी होमवर्क नहीं करना पड़ता। विध्वंस उसकी तरफ मुस्कुराकर देखता है। सितारा इतनी प्यारी प्यारी बातें कर रही थी कि उसको सितारा से टूटकर प्यार करने पर मजबूर कर रही थी। विध्वंस अपना लैपटॉप बंद कर साइड टेबल में रखता है और फिर सितारा को उठाकर अपनी गोद में बैठा लेता है और उसके कंधे पर अपनी ठुड्डी रख और उसके कमर के चारों तरफ अपने हाथ लपेट कहता है, बच्चा अब खो आप क्या कह रही थी? सितारा, हब्बी वो डोराएमोन, वो कितना अच्छा है, बिल्कुल आपकी तरह। आप भी मेरे डोराएमोन हो, मेरी हर विश पूरी करते हो, मुझसे कितना सारा प्यार करते हो। विध्वंस मुस्कुराकर कहता है, हम बेबी, मैं आपसे बहुत सारा प्यार करता हूँ। विध्वंस बोलते बोलते उसके गले में चुम रहा था। उसका एक हाथ सितारा के टी शर्ट के अंदर था और वो उसके पेट पर प्यार से हाथ फेर रहा था। सितारा फिर ऐसा कुछ कहती है कि विध्वंस की हंसी छूट जाती है। टीयर्स ऑफ जॉय, ओपन माउथ स्माइल। सितारा मासूम सी शक्ल बनाकर कहती है, हब्बी, आपको कौन सा कार्टून पसंद है? ये सुनने के बाद विध्वंस हंसने लगता है तो सितारा मासूम सी शक्ल बनाकर कहती है, आप हंस क्यों रहे हो? विध्वंस उसके लिप्स पर सॉफ्ट किस कर कहता है, ऐसे ही बच्चा। अच्छा ये सब छोड़ो, ये बताओ तुम कौन कौन सी मूवी देखती हो? सितारा ये सुनते बहुत ज़्यादा खुश हो गई, जैसे इससे ज़्यादा कोई अच्छा टॉपिक हो ही नहीं सकता उसके लिए बात करने के लिए। वो अपने फिंगर में काउंट करते हुए कहती है, टॉम एंड जेरी, डोराएमोन, ऑगी, मिस्टर बीन, हॉरिड हेनरी, बेबी लूनी ट्यून्स, ऑसवाल्ड, नॉडी, बाबी। आपको पता है बाबी मेरा फेवरेट है, मैंने उसके बहुत सारे फिल्म देखे हैं। ये सारे मेरे पसंदीदा कार्टून हैं जो मैं देखती हूँ। ओपन माउथ स्माइल। विध्वंस, बच्चा, कार्टून मूवी के अलावा और कोई मूवी नहीं देखती तुम? सितारा कहती है, नहीं, मुझे ये सारी मूवी बहुत पसंद है। विध्वंस, कोई नहीं, मैं तुम्हें दूसरी मूवी दिखाऊंगा, बहुत पसंद आएगा तुम्हें देखना। सितारा मुस्कुराकर हाँ में सर हिलाता है। तभी कोई उनके रूम का दरवाजा खटखटाता है तो विध्वंस कहता है, आ जाओ। दरवाजा खुलता है और वेदिका और वीरेन अंदर आते हैं। वीरेन तो आंख और मुंह फाड़े विध्वंस को देखते रहता है क्योंकि सितारा विध्वंस की गोद में थी और विध्वंस का हाथ अब भी उसके टॉप के अंदर। प्रिंट वीरेन से कहता है, मुंह बंद कर ले, नहीं तो मक्खी घुस जाएगी। वीरेन मुंह बंद कर लेता है और चिढ़कर कहता है, अबे, रूम में अंदर बुलाने से पहले थोड़ा देख तो लेता। विध्वंस नासमझी से कहता है, क्या देखता? वीरेन चिढ़कर कहता है,
खुद को। वीरेन के बोलने पर विध्वंस को एहसास होता है कि सितारा उसके गोद में बैठी है और उसका हाथ सितारा के टॉप के अंदर है। वो टॉप के अंदर से हाथ निकाल लेता है लेकिन सितारा को अभी भी अपने गोद में बैठा रखता है। वेदिका रूम का दरवाजा अंदर से बंद कर लेती है। उसके हाथ में एक पैकेट था। तो विध्वंस कहता है, ये किस चीज का पैकेट है? वेदिका उनके पास आकर कहती है, ये उस ड्रग्स का एंटीडोट है। इसे लगाने से पूरी तरीके से उस ड्रग्स का असर सितारा के बॉडी से खत्म हो जाएगा। सितारा तो इनके बातों से बेखबर डोरेमोन देखने में बिजी थी। यूज किसी से मतलब नहीं। वेदिका पैकेट खोलती है और इंजेक्शन में मेडिसिन फील करती है जो सितारा को लगाना था। वेदिका जब सितारा को मेडिसिन लगाने के लिए उसकी तरफ मुड़ती है तो देखती है सितारा टुकुर टुकुर उसकी तरफ ही देख रही है। फ्लश्ड। सितारा रोनी सी शक्ल बनाकर कहती है, ये इंजेक्शन किसके लिए है? लाउडली क्राइंग। वेदिका, तुम्हारे लिए। इससे न तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी और देखना बिल्कुल दर्द नहीं होगा। सितारा, नहीं मुझे नहीं लगाना। वीरेन उसको प्यार से पूछकारते हुए कहता है, अरे हमारी गुड़िया कितनी स्ट्रांग है, फिर वो इतनी छोटी इंजेक्शन से कैसे डर सकती है? सितारा रोते हुए ना में सर हिलाती है। तो विध्वंस उसका चेहरा अपने तरफ कर कहता है, बेबी चाहिए ना तो हिर इंजेक्शन लगवाओ। सितारा के आंखों में आंसू थे जो विध्वंस को अपने दिल में खंजर की तरह चुभ रहे थे। विध्वंस सितारा का चेहरा अपने सीने में छुपा लेता है और वेदिका से इशारा में कहता है इंजेक्शन लगवाने। वेदिका इंजेक्शन लगाती है तो धीरे धीरे सितारा की पलकें भारी होती है और वो नींद के आगोश में चली जाती है। विध्वंस उसको आराम से बेड पर सुला देता है। सितारा ने विध्वंस का हाथ मजबूती से पकड़ा हुआ था, जैसे अगर वो उसको छोड़ेगी तो वो उससे दूर चला जाएगा। ओपन माउथ स्माइल। सितारा को देख विध्वंस के चेहरे पर स्माइल आ जाती है और उन दोनों को देख वेदिका और वीरेन के चेहरे पर भी स्माइल आ जाती है। सब खुश थे, लेकिन दूसरी तरफ कोई था जो बहुत बड़ा खेल खेलने वाला था। अब देखना था किसकी डेस्टिनी उसे कहाँ ले जाती है। कोष्टक। रात का वक्त था। वेदिका किचन में डिनर की तैयारी कर रही थी, क्योंकि वो सितारा को लेकर किसी भी प्रकार का कोई रिस्क नहीं ले सकती थी। वहीं एक नौकर पपीते का जूस निकाल रहा था। वेदिका का ध्यान उस पर जाता है तो वो बोलती है, ये पपीते का जूस किसके लिए निकाल रहे हो? वेदिका की आवाज़ सुन वो नौकर हड़बड़ा जाता है। उसका पीठ वेदिका की तरफ था, इसीलिए उसको वेदिका के आने का पता नहीं चला। वेदिका फिर पूछती है, मैं तुमसे पूछ रही हूँ, ये जूस किसके लिए है? नौकर को पसीने आने लगते हैं। वो डरते डरते पीछे पलटता है और लड़खड़ाती हुई जबान में कहता है, वो मैम साहब, वो अगर किसी को पीना हो तो इसीलिए निकाल लिए जूस। वेदिका थोड़ा सख्ती से कहती है, तुम्हें नहीं पता क्या, हमारे घर में कोई पपीते का जूस नहीं पीता और जब से सितारा प्रेग्नेंट हुई है तब से हमारी घर में ऐसी कोई चीज़ नहीं आती। नौकर डरते डरते हाथ जोड़कर कहता है, सॉरी मेम साहेब, गलती हो गई। वेदिका ध्यान से उसके चेहरे को देखती है। वो उसकी घबराहट साफ साफ देख सक रही थी। वो फिर उस नौकर से पूछती है, नाम क्या है तुम्हारा? पहले तो कभी नहीं देखा तुम्हें। नौकर, जी हमारा नाम रामू है, कुछ दिन पहले ही यहाँ आए हैं। वेदिका, ओके, ये जूस डस्टबिन में फेंक दो। इतना बोल वो बाहर चली जाती है और वो नौकर उसको जाते हुए देखते रहता है। सब डाइनिंग टेबल पर आ गए थे। वीरेन सितारा से कहता है, छुटकी, अब कैसा फील कर रही हो तुम? सितारा स्माइल करते हुए कहती है, अच्छा। ओपन माउथ स्माइल। सितारा को देख विध्वंस और वीरेन भी मुस्कुरा देते हैं। कुछ ही देर में वेदिका डाइनिंग टेबल पर डिनर लगा देती है। विध्वंस सितारा को हाथों से खिला रहा था और वो अजीब अजीब मुंह बना रही थी। सितारा अपने सामने पड़े जूस को उठा पीने वाली होती है, लेकिन उससे पहले ही वेदिका उसके हाथ से जूस का ग्लास छीन लेती है। वेदिका गुस्से में रामू का नाम चिल्लाती है। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या हुआ। रामू डरा सहमा आता है और सर झुकाकर कहता है, जी मेम साहेब। वेदिका गुस्से में कहती है, मैंने बोला था ना कि इस पपीते के जूस को डस्टबिन में फेंकने, फिर ये डाइनिंग टेबल पर क्या कर रहा है? अगर सितारा इसको पी लेती तो पता भी है क्या हो जाता। ये सब वेदिका बहुत गुस्से में कह रही थी। विध्वंस और वीरेन को भी उस रामू पर गुस्सा आ रहा था। वीरेन जाकर उस रामू के फेस पर एक मुक्का मारता है, जिससे वो जमीन पर गिर जाता है। फिर उसको कॉलर पकड़कर उठाते हैं और एक एक शब्द चबाकर कहता है,
तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ये सब करने की? बता किसके कहने पर किया तुमने ये सब? वीरेन अपनी गन निकालने वाला होता है, तभी विध्वंस उसको जाकर रोक देता है और धीरे से कहता है, अभी ये सब मत करो। सितारा भी है। तभी वीरेन की नज़र सितारा पर पड़ती है, जिसके आंखों में आंसू थे और वो बैठी बैठी कांप रही थी। विध्वंस जल्दी से उसके पास जा उसको गले लगा लेता है। वो भी छोटे बच्चे की तरह उससे लिपट जाती है। वेदिका भी सितारा के पास जा उसको चुप करवाने लगती है, लेकिन वो विध्वंस से इस कदर लिपटी थी कि किसी की तरफ देख ही नहीं रही थी। विध्वंस सितारा को गोद में उठा रूम में ले जाने लगता है, लेकिन जाते जाते वो वीरेन को कुछ इशारा करता है। वीरेन देवा को फोन करता है। कुछ ही देर में वो वहां पहुंच जाता है। वीरेन रामू को देवा की तरफ धक्का देकर कहता है, इसकी अच्छी खातिरदारी करो। इतना बोल वो विध्वंस के रूम की तरफ चला जाता है, जहां पहले से वेदिका थी और सितारा विध्वंस की गोद में बैठी उसके गले लगी हुई थी। वीरेन भी जा पलंग में बैठ उसके बालों पर हाथ फेरते हुए कहता है, बेटू भैया की तरफ देखो। सितारा रोते हुए कहती है, नहीं भैया, गुस्सा है। वीरेन, भैया अपनी विध्वंस सर के ऊपर गुस्सा नहीं है, देखो तो मेरी तरफ। अच्छा ठीक है। अब भैया ने कान भी पकड़ लिया। वीरेन कान पकड़ के ये सब बोलता है तो सितारा वीरेन की तरफ मुड़ती है। उसका पूरा चेहरा आंसुओं से भींगा हुआ था। वीरेन उसके आंसू पोंछते हुए कहता है, मेरी गुड़िया रो क्यों रही है? सितारा, आपने उन अंकल को क्यों डांटा? वीरेन विध्वंस की तरफ देखता है, फिर कहता है, बच्चा, उस जूस से आपके बेबी को हार्म होता ना। आपको अच्छा लगता कोई बेबी को हार्म करे? सितारा नहीं में सर हिलाती है और फिर कहती है, तो अब आप उस अंकल को पनिशमेंट देंगे ना? उन्हें पनिशमेंट देना, उन्होंने मेरे बेबी को हार्म करने की कोशिश की है। सितारा की बात सुन वीरेन विध्वंस की तरफ देखता है। दोनों के चेहरे पर ही डेविल स्माइल थी। वेदिका, सितारा अब सो जाओ। ओके। वीरेन और वेदिका चले जाते हैं। विध्वंस रिमोट से रूम का डोर क्लोज करता है, फिर सितारा को मेडिसिन और पानी देता है। सितारा मुंह बनाती है, लेकिन फिर चुपचाप खा लेती है। विध्वंस सितारा को बेड पर लेटा उसके बालों में हाथ फेरने लगता है, तो सितारा कहती है, हब्बी गर्मी लग रहा है। विध्वंस समझ जाता है, प्रेगनेंसी में ये आम बात है, इसीलिए वो सितारा के पूरे कपड़े उतार देता है और उसको ब्लैंकेट से पूरा कवर कर लेता है। फिर अपनी टी शर्ट भी उतार कर ब्लैंकेट के अंदर घुस जाता है और सितारा को खुद से चिपका लेता है। विध्वंस धीरे धीरे सितारा के बालों में हाथ फेर रहा था, तो सितारा कहती है, हब्बी। विध्वंस सिर्फ हम कहता है तो सितारा फिर कहती है, हब्बी मुझे गर्मी लग रही है, लेकिन आपने क्यों टी शर्ट खोल दिया? आप बिना टी शर्ट के क्यों सोते हो? विध्वंस सितारा का चेहरा देखता है, जो इस वक्त काफी मासूम लग रहा था। वो प्यार से उसके गालों को सहलाते हुए कहता है, बेटू, मुझे टी शर्ट पहनकर नींद नहीं आती। सितारा, अच्छा हब्बी एक और बात पूछूं? विध्वंस, बिल्कुल नहीं, अभी सो जाओ, हम सुबह बात करेंगे। ओके। सितारा ओके कहती है तो विध्वंस सितारा को अपने ऊपर सुला लेता है। वेदिका का कमरा। वेदिका वीरेन की बाहों में बिस्तर पर लेटी थी और वीरेन उसके बालों में हाथ फेर रही थी। वेदिका, आपने उस रामू के साथ क्या किया? वीरेन, उसे उसकी सही जगह पहुंचा दिया। वेदिका कंफ्यूज्ड होकर पूछती है, मतलब? वीरेन बात बदलते हुए कहता है, क्या यार, इतना हैंडसम पति सामने है और तुम उस रामू के नाम का नारा लगा रही हो। पति से प्यार करो, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा। वेदिका मुस्कुराकर कहती है, पति तो कभी मौका छोड़ता ही नहीं है। इतना बोल वो खिलखिलाकर हंसने लगती है। वीरेन झटके से उसको अपने नीचे कर लेता है, जिससे वेदिका की हंसी रुक जाती है। वीरेन मुस्कुराकर कहता है, अब शो बहुत हंसी आ रही थी ना? वेदिका मुस्कुराकर कहती है, वीरेन उठिए, ऑफिस जाना है कल आपको और मुझे हॉस्पिटल, बहुत नींद आ रही है। वीरेन, उठ जाऊंगा, पहले एक किश। वेदिका आंख बड़ी कर करके वीरेन को देखती है, फिर कहती है, आजकल आप बहुत शैतान हो गए हैं। वीरेन, हाँ तो क्यों नहीं होऊंगा? शैतान जिसके पास इतनी खूबसूरत बीवी है, वो तो शैतान ही होगा ना। वीरेन की बात सुन वेदिका फिर खिलखिलाकर हंसने लगती है, तो वीरेन उसके होंठों को हल्के से चूमकर उसके ऊपर से हट जाता है और वेदिका की हंसी रुक जाती है। वो शॉक में चली गई थी। वीरेन, शॉक मत हो बीवी, तुम तो किस कर नहीं रही थी तो मैंने ही कर लिया ओपन माउथ स्माइल। कुछ ही देर में दोनों सो जाते हैं ओपन माउथ स्माइल। जंगल के बीचों बीच एक बंगला।
उसके अंदर किसी को अधमरे हालत में रखा गया था। उस शख्स की एक उंगली काट दी गई थी। ये वही नौकर रामू था। रात को जंगल के घने अंधेरे के बीच जहां चारों तरफ सन्नाटा था, वहां उसकी चीखें गूंज रही थी। उसकी चीखें सुनकर लोगों की रूह कांप जाती, लेकिन वहां खड़े लोगों के कानों में जूं तक न रेंगी। उसी शख्स के सामने सोफे पर विध्वंस और वीरेन बैठा था। वीरेन गुस्से में उठकर एक मुक्का उसके मुंह पर जड़ देता है, जिससे वो शख्स जमीन पर गिर जाता है। वीरेन नीचे झुक उसके गालों को कसकर दबाकर दांत पीसते हुए कहता है, अभी भी वक्त है, बता दे ये तुमने किसके कहने पर किया है। थोड़ी आसान मौत मिल जाएगी। आदमी दर्द से कराहते हुए कहता है, अगर बता भी दो तो भी मौत नसीब होंगी, और नहीं बताया तो भी। मैं अपने मालिक के साथ दगा नहीं कर सकता। ये मैं कभी नहीं बताऊंगा कि मैंने किसके कहने पर किया है, लेकिन ये जरूर बताऊंगा कि ज्यादा वक्त नहीं है उस बच्चे के पास। और वो आदमी इतना ही कहता है कि विध्वंस उसका सर उसकी धड़ से अलग कर देता है। उसके चेहरे पर दुनिया जहां का गुस्सा था। उसके हाथ में जो तलवार थी उसमें उस आदमी का खून लगा था, और कुछ खून के छींटे विध्वंस और वीरेन के कपड़ों और चेहरों पर भी था। इस समय विध्वंस किसी मौत के देवता से कम नहीं लग रहा था, जिसे इस वक्त खून की चाहत है। विध्वंस गुस्से में, इसके शरीर को छोटे छोटे टुकड़ों में कर जानवरों को दे दो। वीरेन उसके कंधे पर हाथ रख कहता है, अब क्या करेंगे, ये मर गया, अब हमें उस तक कौन पहुंचाएगा। विध्वंस, उस तक पहुंचने के लिए मेहनत करने की जरूरत नहीं, वो अब खुद आएगा। इतना बोल वो वहां से निकल जाता है, और वीरेन भी। 6 महीने बाद समय पख लगाकर उड़ रहा था। 6 महीने का वक्त कैसे गुजर गए किसी को पता ही नहीं चला। 6 महीनों में बहुत कुछ बदल गया था। अगर कुछ नहीं बदला था तो वो था विध्वंस और सितारा का प्यार। सितारा का 7वां महीना चल रहा था, इसीलिए उसका पेट भी दिखने लगा था। इसीलिए सब उसका बहुत ख्याल रखते थे। विध्वंस और वीरेन ने तो पूरा एक रूम ही बेबी के लिए डेकोरेट कर दिया था। पूरे खन्ना हाउस में खुशियां फैली हुई थी। सब बहुत खुश थे। वो कहते हैं ना, खुशियों को बहुत जल्दी नजर लगती है। अब देखना था कि क्या इनकी खुशियों को भी नजर लगने वाली थी। 6 महीने में वो मास्क मैन एकदम शांत बैठा था। उसने बच्चे को या सितारा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की। क्या ये तूफान से पहले की शांति थी। सितारा का कमरा। विध्वंस सितारा को अपने हाथों से फ्रूट्स खिला रहा था। सितारा मुंह बनाकर कहती है, नहीं हब्बी, और नहीं खाना। विध्वंस एक बाइट उसके मुंह के पास ले जाकर कहता है, बस ये लास्ट। सितारा खा लेती है क्योंकि वो अपने हब्बी से बहुत प्यार करती है, उसको मना कैसे कर सकती है। सितारा और विध्वंस नीचे जाते हैं, क्योंकि सितारा को रूम में रह रहकर बोर लग रहा था। वेदिका अपने एक हाथ में डॉक्टर का कोट पकड़े आ रही थी हॉस्पिटल जाने के लिए। वेदिका को देख सितारा उसके पास जा गले लगा कहती है, भाभी मत जाओ ना हॉस्पिटल, मुझे बहुत बोर लगता है घर में। वो इतना मासूम सी शक्ल बनाकर बोल रही थी कि वेदिका को उसके मना करने का मन नहीं हो रहा था, लेकिन उसका हॉस्पिटल जाना बहुत जरूरी था। एक इमरजेंसी केस था। वेदिका प्यार से सितारा को गालों को छूकर कहती है, मेरी डॉल, सैड मत हो, शाम को मैं तुम्हारी फेवरेट पेस्ट्री लेकर आऊंगी। ओके। सितारा अच्छे बच्चे की तरह ओके कहती है। आज विध्वंस का भी ऑफिस जाना जरूरी था, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग थी उनकी, और उन्हें वीरेन और विध्वंस दोनों चाहिए था। इसीलिए वो दोनों को जाना पड़ रहा था, और घर पर सिर्फ मारिया आंटी थी, इसीलिए उन्हीं के भरोसे वो सितारा को छोड़कर जा रहे थे। लेकिन विध्वंस का उसे छोड़कर जाने का बिल्कुल मन नहीं था। उसे एक अलग सी बेचैनी हो रही थी। विध्वंस जाकर सितारा को गले लगा और उसके माथे पर किस कर कहता है, मैं जल्दी आ जाऊंगा, अपना और बेबी का ख्याल रखना। सितारा मुस्कुराकर कहती है, आप तो ऐसी चिंता कर रहे हैं, जैसे आप जाओगे तो मुझे कुछ हो जाएगा। विध्वंस सितारा के होंठों पर अपनी उंगली रखकर कहता है, शुश, ऐसा दोबारा मत कहना। अगर तुम्हें कुछ हुआ तो मेरी जान निकल जाएगी। जान बसती है तुम में हमारी। वीरेन विध्वंस के पास आकर कहता है, हो गया तो अब चले। सितारा की चिंता करने की जरूरत नहीं है, मारिया आंटी है ना उसका ख्याल रखने के लिए। मारिया आंटी, हाँ बेटा तुम जाओ, हम सितारा बिटिया का ख्याल रख लेंगे। विध्वंस ने सितारा का हाथ पकड़ा हुआ था। वो जैसे जैसे कदम आगे बढ़ा रहा था, उसका हाथ सितारा के हाथ से छूटता रहता है। ऐसा लग रहा था जैसे उनका साथ छूट रहा हो। सितारा मुस्कुराकर बाय करते हुए कहती है, जल्दी आइएगा, मैं और बेबी आपका वेट करेंगे।
विध्वंस भी उसको देख मुस्कुरा देता है। फिर वो और वीरेन गाड़ी में बैठने वाले होते हैं। उन्हें बाहर तक छोड़ने के लिए सितारा भी आती है। विध्वंस, नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मेरा मन नहीं कर रहा सितारा और बेबी को छोड़कर जाने का। सितारा उनका चेहरा अपने हाथों में थामकर कहती है, हब्बी आप जाओ, मैं चाहती हूँ आप जाओ, वरना हमारा छोटू बेबी क्या सोचेगा। मम्मा उसके पापा को ठीक से काम भी नहीं करने देती थी। इतना बोल हंसने लगती है तो विध्वंस उसके नाक को पिंच करके कहता है, बहुत शैतान हो गई हो तुम, तुम्हें तो मैं रात को बताऊंगा। ये सुनने के बाद सितारा के गाल टमाटर जैसे लाल हो जाते हैं। तभी वीरेन खांसता है, ऊहू ऊहू। ये सब उसने उनका ध्यान अपनी तरफ करने के लिए किया था। फिर वो आगे कहता है, अरे कुछ तो शर्म करो तुम लोग, मैं भी यहाँ हूँ। विध्वंस वीरेन के पीठ पर मुक्का जड़कर कहता है, बस कर नौटंकी, बहुत हो गया। वीरेन, सितारा अपना ख्याल रखना, और कुछ भी प्रॉब्लम हो हमें कॉल कर देना। ओके, सितारा मुस्कुराकर कहती है, ओके भैया। विध्वंस सितारा को गले लगा आई लव यू कहता है। रिप्लाई में सितारा भी आई लव यू कहती है। फिर विध्वंस और वीरेन गाड़ी में बैठ ऑफिस के लिए निकल जाते हैं और सितारा उनकी गाड़ी तब तक देखते रहती है जब तक वो आंखों से ओझल ना हो गई। सितारा का मूड अपने रूम में जाने का नहीं हुआ, इसीलिए वो हॉल में बैठी अपनी सोशल मीडिया अकाउंट चेक कर रही थी और उसमें अपनी और विध्वंस की क्यूट मोमेंट की पोस्ट की हुई फोटोज देख रही थी और अपने बेबी से बात भी कर रही थी। सितारा अपने पेट पर हाथ रखकर, बेबी आपको पता है आपके पापा बहुत स्मार्ट है, आप भी बहुत स्मार्ट निकलना पापा की तरह। फिर आपके पीछे भी लड़कियों की लाइन लगेगी जैसे आपके पापा के पीछे लाइन लगती है टीयर्स ऑफ जॉय। सितारा पूरे घर को देखते हुए मुस्कुराकर इस घर में बिताया हर एक खूबसूरत लम्हा याद कर रही थी। कैसे वो एक अजनबी की तरह विध्वंस के बाहों में इस घर में आई थी। वो लम्हा तो उसको याद नहीं, लेकिन वो एहसास अच्छे से उसको याद है। विध्वंस का बेधड़क ये कहना कि वो उससे प्यार करता है। कितने सारे खूबसूरत पल बिताए थे उसने इस घर में अपने प्यार अपने हब्बी के साथ। वो अपने फ़ोन के गैलरी के फ़ोटोज़ देखने लगती है, तब उसमें उस दिन का फ़ोटो निकल जाता है जिस दिन वो दोनों किचन में आटे की होली खेल रहे थे। सितारा अपने हब्बी के लिए खाना बना रही थी लेकिन बनाना आता नहीं था, तो ये कांड हो गया। सितारा वो दिन को याद कर खुद को हंसने से नहीं रोक पाती। फिर हंसते हंसते एकदम से उसकी हंसी रुक जाती है और वो अपने पेट पर हाथ रख कहती है, बेबी सब कुछ अच्छा चल रहा है, फिर भी एक बेचैनी सी हो रही है, जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला है। मन बहुत घबरा रहा है, पता नहीं कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। तभी मारिया आंटी उसके पास जूस लेकर आती है और उसको जूस देकर कहती है, ऐसे हालत में ये सब होना आम बात है। सितारा सिर्फ हम कहती है। फिर जूस पीकर वो पूरे घर में घूम घूम कर हर एक चीज़ छू छू कर महसूस करने लगती है। फिर अपने कमरे में जा वो बिस्तर पर लेट जाती है और विध्वंस की खुशबू को महसूस करने लगती है। अपने कबर्ड से उसकी एक वाइट शर्ट निकाल उसको गले लगा लेती है। ये वही शर्ट था जो अक्सर सितारा पहन लिया करती थी वो, और उस शर्ट से बातें करते हुए कहती है, आप बहुत बुरे हो, क्यों चले गए? एक बार भी नहीं सोचा मैं अकेले कैसे रहूंगी? बहुत मिस कर रही हूँ आपको, जल्दी आ जाइए ना, अब और इंतजार बर्दाश्त नहीं हो रहा। ये इंतजार जन्मों का लग रहा है, ऐसा लग रहा है बरसों से जुदा होकर बैठे हैं हम। सितारा पूरे कमरे में सब चीज़ों को छू छू कर महसूस कर रही थी और उन एहसासों को फिर से जी रही थी। विध्वंस का ऑफिस। विध्वंस और वीरेन मीटिंग हॉल में थे। वहां दूसरे कंपनी से भी लोग आए थे। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट या फिर या कहीं डील साइन करने जा रहे थे, लेकिन विध्वंस का ध्यान मीटिंग में नहीं अपने घड़ी में था। वो जल्द से जल्द मीटिंग खत्म करना चाहता था ताकि वो जल्दी से अपनी सितारा के पास जा सके। मीटिंग बहुत लंबी चल रही थी क्योंकि डील 100 करोड़ की थी और इस डील से सबको बहुत मुनाफा होने वाला था। सामने प्रोजेक्टर पर प्लाट देखा जा रहा था। एक आदमी वो प्लाट दिखाकर कहता है, सर ये जगह मॉल बनाने के लिए एकदम परफेक्ट है। ये हाईवे के पास है और ऐसी जगह अगर हमारी मॉल होंगी तो सबका ध्यान भी अपनी तरफ खींचेगा और मुनाफा भी बहुत होने वाला है हमें। विध्वंस अपने वही कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ कहता है, हम और कुछ
विध्वंस का एक्सप्रेशन देख उस आदमी के माथे पर पसीने की बूंद देखी जा रही थी, क्योंकि वो पहली बार विध्वंस और वीरेन के साथ कोई डील साइन कर रहा था, और अगर विध्वंस ने डील कैंसिल कर दिया तो विध्वंस को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वो आदमी रास्ते पर आ जाता, क्योंकि इस वक्त ये एक डील ही थी जो उससे ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती थी, वरना वैसे ही उसकी कंपनी घाटे में जा रही थी। सितारा को अब ज्यादा बेचैनी होने लगी तो वो नीचे हॉल में आ जाती है। मारिया आंटी उसका उतरा हुआ चेहरा देख उसके पास आकर कहती है, क्या हुआ बेटा, तबीयत ठीक है न तुम्हारी? सितारा, आंटी बहुत बेचैनी हो रही है, जैसे कोई अनहोनी होने वाली हो। मारिया आंटी प्यार से उसके सर पर हाथ फेरकर कहती है, बेटा मैंने कहा ना, ऐसे हालत में ये सब होना आम बात है। ज्यादा बेचैनी हो रही हो तो एक काम करो, मंदिर में जाकर दिया जलाओ, देखना तुम्हारी बेचैनी पल में गायब हो जाएगी। वैसे भी आज तो जन्माष्टमी है, कृष्ण जी का जन्म होने वाला है। सितारा मुस्कुराकर कहती है, ओके आंटी मैं जाती हूँ घर के मंदिर में दिया जलाने। सितारा मंदिर में जा थोड़ी सफाई कर कान्हा जी के सामने दिया जलाती है, फिर हाथ जोड़कर कहती है, कान्हा जी अब आपका भरोसा है, प्लीज कुछ बुरा मत होने देना। बहुत कुछ सहा है अपनी जिंदगी में, बहुत कुछ खोया भी है, अपनी लाइफ की बहुत कीमती चीज खोकर ये सब पाया है। ये सब बोलते हुए उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उसको शिखा की याद आ जाती है। कोष्टक, भगवान के सामने दिया जलाकर जैसे वो उठती है, घर की डोर बेल बजती है तो सितारा डोर खोलने के लिए जाती है, और जैसे डोर खोलती है सितारा मंदिर में दिया जला भगवान के सामने हाथ जोड़ती है, तभी घर का डोर बेल बजती है। पहले वो सोचती है मारिया आंटी खोल लेंगी, लेकिन जब दूसरी बार डोर बेल बजता है तो वो उठ धीरे धीरे बढ़ती है दरवाजे की तरह, और फिर जाकर दरवाजा खोलती है तो उसको कोई नजर नहीं आता। तो वो थोड़ा बाहर निकलकर अपने आसपास देखती है, और जैसे ही कुछ बोलने वाली होती है तभी कोई उसके फेस पर कुछ स्प्रे करता है और वो बेहोश होकर गिरने वाली होती है, लेकिन वह आदमी उसको पकड़ लेता है और अपने पॉकेट से फोन निकाल किसी को कॉल कर कहता है, काम हो गया। इतना बोल वो कॉल काट देता है। सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि सितारा को कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला। वो आदमी के पास उसका एक और आदमी आता है और वो लोग सितारा को ले जाते हैं, तभी उनके कानों में एक आवाज़ आती है, कहाँ ले जा रहे हो उसको? वो आदमी पीछे देखते हैं, वहाँ मारिया आंटी थी। उसने उन्हें सितारा को बेहोश करते देख लिया था और ये देख वो काफ़ी घबरा गई थी। वो सितारा के पास आते रहती है, लेकिन तभी उस आदमी ने मारिया आंटी के ऊपर गोली चला दी और वो वहीं चौखट पर गिर जाती है। गोली उनके पेट पर लगा था, वो पूरी तरह लहूलुहान हो चुकी थी। बाहर बॉडीगार्ड भी बेहोश पड़े थे। देखकर लग रहा था जैसे सब सोची समझी साजिश हो, बहुत पहले से ये सब प्लान किया गया हो। वो दोनों आदमी सितारा को लेकर वहां से निकल जाते हैं। विध्वंस का केबिन। विध्वंस अपने केबिन में बैठा काम कर रहा था। वो जैसे ही पानी की तरफ हाथ बढ़ाता है, उसका हाथ टेबल पर रखे फोटो फ्रेम पर लगता है और वो जमीन पर गिरकर टूट जाता है। विध्वंस जल्दी से अपने सीट से उठ नीचे बैठ उस फोटो फ्रेम के टुकड़े समेटने लगता है। उस फोटो फ्रेम में सितारा और विध्वंस की फोटो थी और एक साइड खाली था। वो उस फोटो को देखते हुए उस दिन को याद करता है जब सितारा ने उसके केबिन में यह फोटो फ्रेम रखा था। फ्लैशबैक। विध्वंस अपने केबिन में बैठ लैपटॉप पर काम कर रहा था, तभी उसे किसी की आवाज़ आती है। हब्बी। ये और कोई नहीं, उसकी प्यारी बीवी थी। सितारा को देख विध्वंस के चेहरे पर बड़ी वाली स्माइल आ जाती है। सितारा विध्वंस के सामने एक गिफ्ट देती है और कहती है, हब्बी खोलिए इसे। विध्वंस सितारा का चेहरा देख रहा था, जिसमें दुनिया जहां की सितारा नजर आ रही थी। सितारा की सितारा देख विध्वंस के चेहरे पर भी स्माइल आ जाती है। वो देख सकता था कि सितारा उस गिफ्ट के खुलने का कितनी बेसब्री से इंतजार कर रही थी। विध्वंस ने उस गिफ्ट को खोला तो उसमें प्यारी सी फोटो फ्रेम थी, जिसमें एक तरफ सितारा और विध्वंस की फोटो थी और दूसरी तरफ खाली थी। विध्वंस सितारा से कहता है, बेबी ये दूसरा साइड खाली क्यों है? सितारा मुस्कुराकर कहती है, हमारे बेबी के लिए, जब वो दुनिया में आएगा तब उसकी फोटो इसमें लगा देंगे। फिर विध्वंस का हाथ पकड़कर, हब्बी ये ना फ्रेम हमारे प्यार की निशानी है, ऐसा सोच लीजिए जब तक ये है तब तक मैं हूँ। फ्लैशबैक एंड। विध्वंस उस फ्रेम के टुकड़े बटोर रहा था, तभी कोई केबिन नॉक करता है तो विध्वंस उसे अंदर आने के लिए कहता है। एक पियोन कॉफी लेकर आता है और टेबल पर रख देता है। जब वो विध्वंस को फोटो फ्रेम के कांच बटोरते देखता है तो वो परेशान होकर कहता है, कांच का टूटना तो आपसगुन होता है,
विध्वंस उसकी तरफ देखता है तो वो बिल्कुल शांत हो जाता है। विध्वंस उठकर अपने सीट पर बैठ जाता है उस फोटो को लेकर और पियोन को उस कांच को समेटने के लिए कहता है। कुछ देर में वो पियोन सब साफ करके चला जाता है, लेकिन विध्वंस के मन में डाउट छोड़कर जाता है। अब उसको चिंता हो रही थी सितारा की। वो घर पर कॉल लगाता है तो कोई भी कॉल नहीं उठाता। कई बार कॉल करने पर भी कोई कॉल नहीं उठाता, तो वो सीट से अपना कोट ले केबिन से निकल जाता है घर जाने के लिए। तभी वीरेन भी सामने से आ रहा था तो वो विध्वंस से टकरा जाता है। वीरेन, क्या हुआ भाई, इतनी जल्दी में कहाँ जा रहा है? विध्वंस, घर। वीरेन और कोई सवाल नहीं करता और विध्वंस के साथ वो भी ऑफिस से निकल जाता है और वेदिका को भी मैसेज कर देता है जल्दी घर आने के लिए। वीरेन और विध्वंस गाड़ी में बैठते हैं। ड्राइव विध्वंस कर रहा था और वो गाड़ी बहुत तेज चला रहा था। एक पल के लिए वीरेन भी डर जाता है। कुछ ही देर में वो घर पहुंचते हैं। जब वो गाड़ी से उतरते हैं तो देखते हैं कि उनके बॉडीगार्ड जमीन पर पड़े हुए हैं। उन बॉडीगार्ड को देखकर ही उन्होंने अंदाजा लगा लिया था कि जरूर कोई अनहोनी हुए है। वो घर के द्वार तक पहुंचते हैं तो देखते हैं मारिया आंटी जमीन पर निढाल पड़ी है। वो दोनों जल्दी नीचे घुटनों के बल बैठते हैं। विध्वंस मारिया आंटी का गाल थपथपाता है जिससे उन्हें थोड़ा होश आता है। विध्वंस उनसे कहता है, आंटी ये सब किसने किया और सितारा कहाँ है? आंटी टूटे फूटे शब्दों में कहती है, खू शी ले गए। इतना बोल वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। तभी वहां वेदिका आती है। उसका डील धक से रह जाता है। सुबह सब अच्छा था, फिर अचानक क्या हो गया, यही सब उसके दिमाग में चल रहा था। वो एम्बुलेंस को बुलाती है और वो लोग मारिया आंटी और गार्ड्स के शव को ले जाते हैं। इस वक्त विध्वंस और वीरेन के चेहरे पर दुनिया जहां का गुस्सा था। अगर वो शख्स उनके सामने होता तो अब तक ये लोग उसको जिंदा निगल लिए होते। वीरेन ने अपने सभी आदमियों को सितारा को ढूंढने भेज दिया था। सारे पुलिस फोर्स भी सितारा को ढूंढने के लिए शहर में नाकाबंदी कर चुके थे। शहर से बाहर जाने वाली हर गाड़ियों को अच्छे से चेक कर रहे थे। वीरेन किसी से फोन पर बात कर गुस्से में कहता है, मुझे कोशिश नहीं, रिजल्ट चाहिए मुझे। मेरी बहन कहीं से भी ढूंढ कर दो, वरना तुम्हें पता है मैं क्या करूंगा। इतना बोल वीरेन गुस्से में फोन कट कर देता है और अपना सर पकड़ सोफे पर बैठ जाता है। वहीं विध्वंस वो एकदम शांत से बैठा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसके चेहरे से कुछ भी पता लगाना बेहद मुश्किल था। वीरेन विध्वंस के पास जा कहता है, भाई तू इतना शांत क्यों बैठा है? सितारा लापता है, किडनैप हुआ है उसका और तुझे जरा भी फर्क नहीं पड़ रहा। वेदिका परेशान होकर कहती है, वीरेन सही कह रहे हैं, हमें जल्द से जल्द सितारा को ढूंढना होगा। वो प्रेग्नेंट है, कुछ भी हो सकता है, भगवान ना करे उसे या बच्चे को कुछ हो। वो इतना ही कहती है कि विध्वंस उसके बातों को बीच में काट कर कहता है, कुछ नहीं होगा सितारा को और हमारे बच्चे को। वीरेन उसका चेहरा देख कहता है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जो कुछ भी हुआ तुझे ये सब पहले से पता था। विध्वंस एक डेविल स्माइल देकर कहता है, बोला था ना चूहा बिल से जरूर निकलेगा, स्माइल विद हॉर्न्स। वीरेन उसका चेहरा देखते रहता है जो इस वक्त काफी खतरनाक था। वो विध्वंस से पूछता है, तो क्या सितारा का किडनैप? विध्वंस, मुझे पता था सितारा का किडनैप होने वाला था। वो इंसान शायद भूल गया था। ये विध्वंस खुराना उल्टे हुए चिड़िया के पर गिन लेता है और कोई उसकी बीवी को उसके ही घर से उसके नाक के नीचे से इतनी आसानी से ले जाएगा। ये सब बोलते हुए विध्वंस का चेहरा काफी खतरनाक लग रहा था। एक सेकंड के लिए तो वीरेन भी डर गया था। वेदिका परेशान होकर कहती है, ये आपने क्या किया? सितारा प्रेग्नेंट है, ऐसे हालत में आपने उसको किडनैप होने दिया। पहले से ही उसकी हालत ठीक नहीं है और अब किडनैपिंग, पता नहीं कैसी होंगी वो। वीरेन भी उसके हाँ में हाँ मिला रहा था, लेकिन विध्वंस के चेहरे पर चिंता नहीं थी, जैसे उसने कुछ सोच रखा था। लेकिन क्या जैसा विध्वंस ने सोचा है वैसा हो पाएगा? वीरेन, मारिया आंटी की जान चली गई इसमें, उसका क्या? हाँ, तूने एक बार भी नहीं सोचा अगर ये सब करोगे तो कितना रिस्की होगा? विध्वंस बिना किसी एक्सप्रेशन के कहता है, चलो रास्ते में बताता हूँ। इतना बोल विध्वंस घर से बाहर निकल जाता है और उसके पीछे वीरेन भी। दोनों के ही हाथों में गन थी। उनके पीछे बहुत सारे बॉडीगार्ड की गाड़ी भी थी। गाड़ी में वीरेन, अब बताएगा तुमने ये सब किया कैसे? विध्वंस अपनी गुण देखते हुए कहता है, पिछले एक हफ्ते से कोई हमारे घर में नजर रखे हुए था तो बस मैंने उसको मौका दे दिया। स्मर्क, वीरेन,
और इस मौके के चक्कर में जो मारिया आंटी की जान गई उसका क्या। विध्वंस मुस्कुराकर कहता है, उन्हें कुछ नहीं हुआ है, और ना मेरे गार्ड्स को। सबने बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखा था। ये सब मेरा ही प्लान था उस शख्स को बाहर लाने का। मैं तो बस मौके की तलाश में था वीरेन। लेकिन वेदिका ने जब उनको चेक किया तो कहा वो लोग मतलब वेदिका भी। विध्वंस, हाँ वेदिका को भी इस बारे में पता था। वेदिका घर के मंदिर में हाथ जोड़कर कहती है, हे कान्हा जी, आज तो आपका जन्मदिन है। आज आप हमारे साथ कुछ बुरा मत होने देना, बस सितारा और उसके बच्चे को बचा लेना और विध्वंस अपने मकसद में बस कामयाब हो जाए। रिलीव्ड फेस, आज तक आपसे कुछ मांगा नहीं है पर आज मांग रही हूँ। उन दोनों की जिंदगी बहुत कुछ सहा है उसने अब, और तकलीफ उसके हिस्से में मत देना। हर बार ऐसा क्यों होता है, जब जिंदगी में खुशियां आती है उसके पीछे पीछे बर्बादी भी आ जाती है। आज बहुत बड़ी परीक्षा है उनकी, उन्हें इस परीक्षा में सफल कर दीजिएगा। लाउडली क्राइंग, ये सब बोलते हुए वेदिका की आंखें नम हो जाती है। एक बंद पड़ा हुआ गोदाम जहां सिर्फ धूल मिट्टी थी, दूर दूर तक कोई नहीं था। ऐसा लग रहा था सालों से वहां कोई नहीं आया है। उसी गोदाम के अंदर एक कमरा जैसा कुछ था जहां एक लड़की को कुर्सी में बांध कर रखा था। उसके हाथ पैर बंधे हुए थे और वो इस वक्त बेहोश थी। उस कमरे में लाइट नहीं थी, बस बाहर से थोड़ी बहुत रोशनी आ रही थी। वो लड़की कोई और नहीं सितारा थी जो इस वक्त उस बंद पड़ी गोदाम में थी। धीरे धीरे उसको होश आने लगता है। उसके सर में काफी दर्द हो रहा था। जब वो पूरी तरह होश में आती है तो देखती है वो कुर्सी में बंधी हुई है। खुद को बंधे हुए देख सितारा बुरी तरह डर जाती है। वो चारों तरफ देखती है तो वहां सिर्फ धूल मिट्टी थी, जिससे उसको खांसी होने लगती है। उसका मुंह खुला हुआ था, इसीलिए वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है, बचाओ, कोई है, प्लीज कोई तो बचाओ। लाउडली क्राइंग, सितारा चिल्लाते रहती है और खुद को छुड़ाने की कोशिश भी करती है, पर कोई फायदा नहीं होता। वो रोने लगती है और रोते हुए खुद से कहती है, कहाँ हो आप हब्बी, प्लीज बचाओ, प्लीज मुझे यहाँ से ले चलो। लाउडली क्राइंग, वो खुद को छुड़ाने के लिए मस्त कर रही थी। उसी में वो कुर्सी सहित नीचे गिरती है और उसकी चीख निकल जाती है। आह! अब सितारा को हल्का हल्का दर्द महसूस होने लगता है। वो पसीना पसीना हो जाती है तो वो खुद के बेबी से कहती है, डरना नहीं बेबी, पापा है ना, वो मम्मा को और आपको बचा लेंगे। तभी दरवाजा खुलता है और कोई कहता है, तुम्हें अब भी लगता है वो यहाँ तक आ पाएगा। सितारा को आवाज़ बहुत जानी पहचानी लगती है, लेकिन वो देख नहीं पाती क्योंकि वो शख्स अंधेरे में खड़ा था। फिर वो धीरे धीरे करके आगे आता है, उसके चेहरे पर मास्क होता है। तो सितारा कहती है, कौन हो तुम, क्यों लाए हो मुझे यहाँ? वो मास्क वाला शख्स कहता है, तुम्हें मेरा चेहरा देखना है ना? तो ठीक है, दिखा देता हूँ अपना चेहरा और इस कहानी के सबसे बड़े सस्पेंस से पर्दा उठा देता हूँ। इतना बोल वो शख्स अपना मास्क उतार देता है। उस शख्स का चेहरा देख सितारा की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। उसके मुंह से बस इतना ही निकलता है, तुम। सितारा उस नकाबपोश के चेहरे को ही देखती रहती है। उसका आधार चेहरा मास्क से ढका हुआ था। उसकी सिर्फ आंखें दिख रही थी। ना जाने क्यों सितारा को वो आंखें बहुत जानी पहचानी लग रही थी। सितारा खुद का डर को छुपाते हुए कहती है, कौन हो तुम, क्यों लाए हो मुझे यहाँ? अगर मेरे पति और भाई को पता चला तो छोड़ेंगे नहीं तुम्हें। नकाबपोश शैतानी हंसी हंसकर कहता है, छोड़ेंगे तो तब जब वो यहाँ तक पहुँचेंगे। घर से ही तुमको किडनैप करवा लिया, कुछ उखाड़ पाए वो लोग नहीं ना। नकाबपोश की हंसी इतनी डरावनी थी कि एक सेकंड के लिए सितारा भी डर गए, लेकिन उसने अपना डर जाहिर नहीं होने दिया क्योंकि इस वक्त वो कमजोर नहीं पड़ सकती थी। उसके साथ इस वक्त उसका बच्चा भी थी। वो नकाबपोश सितारा के पास घूंटने पर बैठ उसके चेहरे पर उंगली फिराते हुए कहता है, उफ, तुम्हारा ये चेहरा, इसी ने मेरे डी का कत्ल किया है। आज तो तुम्हें हमेशा के लिए अपना बनाऊंगा। फिर उसकी पेट की तरफ देख और इस पाप को आज दुनिया से अलविदा करूंगा। ये सुनने के बाद तो मानो सितारा की सांस ही अटक गई थी। कुछ भी हो जाए वो अपने बच्चे को कैसे कुछ होने दे सकती थी? ये उसके और विध्वंस की प्यार की निशानी है। सितारा गुस्से में कहती है, मेरे बच्चे को हाथ लगाने का सोचना भी मत, वरना मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। सितारा की बातें सुन वो नकाबपोश हंसने लगता है। फिर अचानक से उसकी हंसी गायब हो जाती है और उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती है। वो सितारा के गालों को अपने हाथों से दबाते हुए कहता है, वाह, आज भींगी बिल्ली शेरनी बनके दहाड़ रही है।
कोई नहीं, आज इस शेरनी को वापस भींगी बिल्ली बना दूंगा। उस विध्वंस के साथ रहकर ज्यादा पर निकल गए हैं ना, तेरे इस पर को आज मैं काटूंगा। इतना बोल वो उसका गाल छोड़ देता है। सितारा को दर्द हो रहा था लेकिन उसने अपने आंसू कंट्रोल करके रखे थे। वो उस नकाबपोश से कहती है, आखिर कौन हो तुम, क्या चाहते हो मुझसे? अपने चेहरे पर मास्क क्यों लगाया है? अपना मास्क हटाओ और दिखाओ मुझे अपना चेहरा। नकाबपोश, तुम्हें मेरा चेहरा देखना है ना? ठीक है, आज मैं तुम्हें अपना चेहरा दिखाऊंगा। इस नकाब को उतारूंगा। इस कहानी के सबसे बड़े सस्पेंस से पर्दा उठाऊंगा। इतना बोल वो नकाबपोश अपना नकाब उतारता है। उसका चेहरा देख सितारा की आंखें बड़ी हो जाती है और उसके मुंह से बस एक ही शब्द निकलता है, तुम। नकाबपोश, हाँ मेरी जान, तुम्हें क्या लगा इतनी आसानी से तुम मुझसे छुटकर भाग जाओगी? सितारा, मुझे पता था इतनी घटिया हरकत तुम ही कर सकते हो वीरेंद्र। हाँ, ये नकाबपोश और कोई नहीं वीरेंद्र ही था। स्मर्क। नकाबपोश शैतानी मुस्कुराहट चेहरे पर लेकर कहता है, उफ जान, इतना गुस्सा, तुम्हारी इसी अदा पर मैं मर मिटा हूँ जो मुझे मौत के मुंह से बाहर ले आई। सितारा कंफ्यूज्ड होकर उसका चेहरा देखती है तो वीरेंद्र कहता है, क्या हुआ जान? समझ नहीं आया? मैं बताता हूँ। मेरा एक्सीडेंट हो गया था जिसमें किसी के बचने के चांसेस ना के बराबर होते हैं, पर उसमें भी मैंने अपना फायदा उठा लिया अपनी मौत का अफवाह फैलाकर। देखो आज मैं तुम्हारे सामने सही सलामत हूँ। दूसरी तरफ विध्वंस और वीरेन गाड़ी में थे। वीरेन गुस्से में कहता है, मतलब वो वीरेंद्र सूर्यवंशी जिंदा था और उसने अपने मौत की झूठी कहानी लिखी। विध्वंस ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ कहता है, हम लेकिन एक जगह गलती कर दी। शातिर से शातिर इंसान भी कोई ऐसी गलती कर ही देता है जो उसे मुसीबत में डाल दे। मैं भी बस एक मौके की तलाश में था। वीरेंद्र कंफ्यूज्ड होकर कहता है, जलेबी की तरह गोल गोल बात को मत घुमा, सीधा सीधा बता कि हुआ क्या, और तुझे उसके जिंदा होने की बात कैसे पता चली? विध्वंस, वीरेंद्र ने अपनी मौत की झूठी कहानी तो रच दी, लेकिन जल्दी जल्दी में उसने बैंक अकाउंट चेंज नहीं करवाया। उसके मौत के बाद भी उसके अकाउंट से पैसे निकाले जाते थे। ये एक गलती कर दी उसने। उसके अकाउंट से उसके आदमियों के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए जाते थे। वीरेन, तूने ये सब अकेले किया, मुझे बताया क्यों नहीं? विध्वंस, तू इतने गुस्से में था कि मुझे पता था अगर मैं तुझे बताता तो तू वीरेंद्र को मारने की जरूर कोशिश करता, लेकिन मैं उसे आसान मौत नहीं देना चाहता था। मैं चाहता था वो अपने जीत का जश्न मनाए, उसके बाद उसको नर्क के दर्शन करवाऊं। उस दिन मॉल में भी सितारा ने जिसको महसूस किया था वो वीरेंद्र ही था। हमारे घर में वो बॉक्स भी उसने ही भेजा। वीरेंद्र मुस्कुराकर कहता है, अब तक उस वीरेंद्र को लग रहा था कि इस कहानी का मास्टरमाइंड वो है, लेकिन वो भूल गया वो बस एक छोटा सा प्यादा है। इस कहानी का मास्टरमाइंड तो शुरू से तू ही है, क्योंकि हमारी राइटर ने तो पूरी कहानी ही पलट कर रख दी, जैसे तवे पर रोटी पलटती है। यही तो खासियत है उनकी। दोनों मुस्कुराने लगते हैं। सितारा अभी भी कुर्सी से बंदी जमीन पर गिरी हुई थी। वो ज्यादा कोशिश भी नहीं कर रही थी खुद को छुड़ाने की, क्योंकि उसको डर था अगर उसके बच्चे को चोट लग गई तो। सितारा एकदम शांत सिर्फ दरवाजे की तरफ देख रही थी तो वीरेन कहता है, क्या देख रही हो जान कि तुम्हारा पति आएगा? वो कभी यहाँ नहीं पहुँच पाएगा। जब तक वो आएगा तुम हमेशा के लिए मेरी हो जाओगी। सितारा को फिर से हल्का हल्का दर्द होने लगता है। उसके चेहरे पर पसीने की बूंद नजर आ रही थी। वो अपने होंठों को कसकर दबा आंख बंद करके मन में कहती है, कहाँ हो आप हब्बी? प्लीज आ जाओ, मुझे और हमारे बेबी को आपकी जरूरत है। प्लीज बचा लो हमें। सितारा की आंखों से आंसू बहते रहती है तो वीरेंद्र उसके आंसू को अपने अंगूठे से पोंछता है तो सितारा अपना चेहरा झटक देती है और बड़ी घिन्नता से वीरेंद्र को देखती है। वीरेंद्र मुस्कुराकर अपने दिल पर हाथ रख कहता है, हाय ऐसे ना देखो जान, तुम्हारे नजरों की तपीस से मेरे बदन में आग लग जाती है, जिस आग को बस तुम शांत कर सकती हो। सितारा गुस्से में कहती है, तेरे अंदर जरा भी शर्म नहीं है ना? लेकिन एक बात तू मत भूल कि मैं वो कमजोर लड़की नहीं जिसके साथ तू कुछ भी कर लेगा, जिसकी आंखों के सामने तूने उसकी बेस्ट फ्रेंड को मारा था और वो कुछ नहीं कर पाई। आज ये जो तेरे सामने है ना, वो एक माँ है जो अपने बच्चे को बचाने के लिए हर शैतान का नाश कर सकती है। वीरेंद्र, अच्छा तो ठीक है, इस बच्चे को ही पहले मार देता हूँ। वीरेंद्र के बोलने से सितारा चीख कर कहती है, मेरे बच्चे को हाथ भी मत लगाना।